नमस्कार। अब हम बात करेंगे कब्जे के आवश्यक तत्वों के बारे में, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन। प्रोफेसर हॉलैंड ने कब्जे में दो तत्वों का विद्यमान होना अनिवार्य माना है। पहला तो कब्जाधीन वस्तु पर वास्तविक सामर्थ्य तथा दूसरा उस सामर्थ्य से लाभ उठाने की इच्छा का होना। इंग्लिश विधि में इन्हें क्रमशः कॉर्पस तथा एनिमस कहा गया है। सेविने ने इन दो आवश्यक तत्वों को कॉर्पस पोजेशनिस तथा एनिमस डोमिनी के नाम से संबोधित किया है। कॉर्पस पोजेशनिस का तात्पर्य है प्रभावी नियंत्रण तथा बाहरी हस्तक्षेप को अपवर्जित करने की क्षमता, यानी किसी वस्तु पर जिस पर हमारा कब्जा है उस पर हमारा प्रभावपूर्ण नियंत्रण है, और अगर कोई उस नियंत्रण में हस्तक्षेप करता है तो हमें उसमें ये क्षमता होनी चाहिए कि उस हस्तक्षेप को दूर किया जा सके। एनिमस डोमिनी से आशय है किसी वस्तु को स्वामी के रूप में धारित किए रहने की इच्छा। कब्जे के लिए इन दोनों तत्वों का विद्यमान होना अनिवार्य है तथा इनमें से एक भी तत्व की अनुपस्थिति से कब्जे का कब्जा समाप्त हो जाएगा। रोमन विधिशास्त्रियों ने भौतिक तत्व को कॉर्पस तथा मानसिक तत्व को एनिमस कहा है, और इन दोनों तत्वों को विधिक भाषा में कब्जे का काय यानी कॉर्पस और धारणाशय यानी एनिमस कहा जाता है। तो कब्जे के दो आवश्यक तत्व हैं, उसका भौतिक तत्व है कॉर्पस जिसे हिंदी में कब्जे का काय कहते हैं, और मानसिक तत्व है एनिमस जिसे धारणाशय या कब्जा धारण किए रखने की मानसिक इच्छा कहते हैं। कब्जे के काय से क्या तात्पर्य है? कब्जे के भौतिक तत्व को कॉर्पस या कब्जे का काय कहा जाता है। यह तत्व किसी वस्तु पर वास्तविक कब्जे का द्योतक है। कॉर्पस से आशय है वस्तु पर एकल नियंत्रण, यानी एक ही व्यक्ति का कंट्रोल और उस वस्तु के प्रति दूसरे व्यक्तियों को कब्जे से वंचित रखने की क्षमता। व्यक्ति का किसी वस्तु पर कब्जा है तो उसका कब्जा यह दर्शाता है कि उस व्यक्ति द्वारा वस्तु के उपभोग तथा उपयोग में अन्य कोई व्यक्ति बाधा उपस्थित नहीं करेंगे। अब कब्जाधारी को इस प्रकार की आश्वस्ति या सुरक्षा कैसे प्राप्त हो सकती है? जब पहला तो कब्जाधारी की भौतिक शक्ति के द्वारा, यानी फिजिकल पावर ऑफ पोजेशनर। कब्जाधारी की भौतिक शक्ति जो होती है, यानी हमारी जो शारीरिक ताकत है, उसे कब्जाधीन वस्तु की गारंटी दिलाती है कि उस भौतिक जो शक्ति है वो यह गारंटी देती है कि आपका कब्जा उस पर वस्तु पर बना रहेगा। कब्जाधारी की भौतिक शक्ति जो है, इसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों के हस्तक्षेप के विषय में आश्वस्त रहता है कि कोई अन्य व्यक्ति उसके कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए कोई मकान है तो उसके संरक्षण के लिए उसके चारों तरफ दीवारें होती है, दरवाजे, खिड़कियां, ताले ऐसे साधन हैं जो कब्जाधारी द्वारा अन्य व्यक्ति को कब्जे से अपवर्जित करने के लिए भौतिक शक्ति के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। उसके अलावा कब्जाधारी की वैयक्तिक उपस्थिति भी कब्जा कायम रखने में अनेक दशाओं में पर्याप्त होती है, चाहे उस उपस्थिति में अन्य व्यक्तियों को हस्तक्षेप से रोकने की शारीरिक सामर्थ्य ना हो। इसे एक उदाहरण से इस प्रकार देख सकते हैं कि किसी शिशु के हाथ में कोई सिक्का है तो उस पर उसका कब्जा उसकी वैयक्तिक उपस्थिति के कारण ही है। भले ही उस शिशु में सामर्थ्य ना हो कि वो उस सिक्के को अपने कब्जे में बनाए रखे, कोई भी उससे आसानी से वो सिक्का ले सकता है।
इसके अलावा गोपनीयता, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को इस आशय से छिपाकर रखता है कि उस वस्तु पर उसका कब्जा बना रहे तथा उसके उपभोग में बाह्य हस्तक्षेप न होने पाए, तो यह उसके कब्जे की सुरक्षितता का एक अच्छा उपाय होगा। इसके अलावा अधिकारयुक्त दावों के प्रति जो सम्मान होता है, वर्तमान सभ्य समाज में अधिकारयुक्त यदि कोई दावा है और ऐसा कोई कब्जा है तो उसमें कोई व्यक्ति अनुचित हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि सदोष दावे को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। अतः कब्जा यदि अधिकारयुक्त है तो अन्य व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप करने से वंचित रहते हैं। इसके अलावा कब्जा बनाए रखने के आशय की जो अभिव्यक्ति है, किसी वस्तु पर कब्जा बनाए रखने के आशय के साथ साथ उस वस्तु को प्राप्त करना भी आवश्यक है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी मकान पर कब्जा करना चाहता है तो उसे उस कब्जे के आशय के साथ उस मकान में प्रवेश करने तथा उसका उपयोग करने की स्थिति में भी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के कब्जे द्वारा प्राप्त संरक्षण भी कब्जाधारी को कब्जे की आश्वस्ति या सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कभी कभी किसी वस्तु पर कब्जा उससे संबंध या जो संलग्न वस्तुएं हैं उन पर भी कब्जा दिलाता है। जैसे किसी व्यक्ति का किसी भूमि पर जो कब्जा है तो उस भूमि पर स्थित जो अन्य वस्तुएं हैं उन पर भी उसका कब्जा माना जाएगा, परंतु इस बारे में विधिक स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यह हर परिस्थिति में लागू नहीं होता। यह सिद्धांत और वाद विशेष की परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि यह सिद्धांत लागू होगा या नहीं। कब्जे के काय यानी कॉर्पस से संबंधित एक अन्य आवश्यक तत्व यह है कि कब्जाधारी को वस्तु पर पूर्ण कब्जा रखना चाहिए। इसका आशय यह नहीं है कि उसका पूर्ण नियंत्रण ही हो। यह नियंत्रण वस्तु के अनुसार न्यूनाधिक हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति मछली पकड़ने के लिए तालाब में जाल फेंकता है तो उस व्यक्ति का कब्जा मछलियों पर तब तक नहीं होता जब तक कि वो जाल में फंस नहीं जाती है। ऐसे ही यदि कोई पालतू कुत्ता किसी व्यक्ति के घर के बाहर घूम रहा है तो जिस व्यक्ति का वो पालतू कुत्ता है उसके बारे में यह नहीं माना जाएगा कि उस वक्त वो कुत्ता उसके कब्जे से वंचित है, क्योंकि उस व्यक्ति का अपने कुत्ते पर भौतिक नियंत्रण रखने की क्षमता और इच्छा उस समय भी विद्यमान है जबकि वो घर के बाहर कुत्ता अकेला घूम रहा है। इसके बाद देखते हैं धारणाशय। इसे कब्जा धारण किए रहने की मानसिक इच्छा भी कहते हैं और विधिक भाषा में एनिमस। कब्जे को धारण किए रहने की मानसिक इच्छा को ही धारणाशय कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कब्जाधारी में कब्जाधीन वस्तु को पर अपना कब्जा बनाए रखने का मानसिक इच्छा होनी चाहिए। सामंत कहते हैं कि व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों को अपवर्जित करने का आशय कब्जे का मानसिक अथवा आत्मगत तत्व है। चाहे कब्जाधारी की इच्छा किसी वस्तु को स्वयं उपयोग करने की हो या ना हो, किंतु उसके कब्जे की इच्छा होना यह आवश्यक है और वह अन्य व्यक्तियों को उसके हस्तक्षेप पे अपवर्जित करे। ऐसी इच्छा कब्जाधारी व्यक्ति की होना आवश्यक है। कब्जे से संबंधित मानसिक इच्छा के संबंध में एक तो यह है कि यह जरूरी नहीं है कि कब्जा धारण किए रखने का आशय न्यायोचित ही हो, वैध ही हो, लीगली हो, वह सदोष भी हो सकता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को चुराकर अपने पास रख लेता है तो उसका उस वस्तु पर कब्जा वास्तविक मालिक की तुलना में किसी भी प्रकार कम नहीं रहता है। ऐसी दशा में उस वस्तु का कब्जाधारी वह व्यक्ति नहीं होता है जो उस पर अधिकार रखता है, यानी जिसकी वह वस्तु वास्तव में है,
या जो अपने अधिकार होने का विश्वास करता है, बल्कि वह व्यक्ति होता है जो यह दर्शाता है कि मानो उसे ही ऐसा अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा कब्जाधारी का जो दावा है वो अनंत होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए, अर्थात उसमें अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करने का आशय होना चाहिए। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि अपवर्जन पूर्णतः ही हो, पूरी तरह अपवर्जित हो, ये आवश्यक नहीं है। इसके अलावा कि धारणाशय या कब्जा धारण किए रखने की मानसिक इच्छा का तात्पर्य यह नहीं होता कि कब्जाधारी के रूप में वह व्यक्ति स्वयं उसका उपयोग करे। इसका एक अच्छा उदाहरण है गिरवी। किसी गिरवी रखी गई वस्तु पर गिरवीदार का कब्जा होता है, हालांकि उसका मानसिक आशय उस वस्तु को ऋण की अदायगी न होने तक केवल अभिरक्षण में रखने का होता है, उसका उपयोग करने का नहीं होता है। इसके अलावा यह भी जरूरी नहीं है कि कब्जा धारण किए रहने की कब्जाधारी की इच्छा स्वयं के लिए ही हो, वह अन्य व्यक्ति के लिए भी हो सकती है। साथ ही कब्जाधारी का कब्जे संबंधी मानसिक आशय विनिर्दिष्ट स्पेसिफिक होना आवश्यक नहीं है, वह सामान्य यानी जनरल भी हो सकता है। इसको एक उदाहरण से इस प्रकार देखें कि यदि किसी व्यक्ति ने जाल में मछलियां पकड़ी हैं तो उन सब मछलियों पर उसका कब्जा होगा, भले ही उसे उन मछलियों की वास्तविक संख्या या निश्चित संख्या मालूम ना हो। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के पुस्तकालय में पुस्तकें रखी हैं तो सभी पुस्तकों पर उसका कब्जा होगा, चाहे कुछ की जानकारी, कुछ के पुस्तक के अस्तित्व की जानकारी उसे हो या ना हो। तो इस प्रकार कब्जे के दो आवश्यक तत्व हैं, कब्जे का काय जिसे कॉर्पस कहते हैं, और धारणाशय यानी एनिमस। कब्जे का काय यानी भौतिक तत्व, इसका तात्पर्य है कि इस वस्तु पर नियंत्रण और दूसरे व्यक्तियों को कब्जे से वंचित रखने की क्षमता का होना, और धारणाशय का आशय है कब्जा धारण किए रखने की मानसिक इच्छा का होना। कब्जे में ये दोनों तत्व अनिवार्य रूप से विद्यमान होना आवश्यक है। एक भी तत्व की उपस्थिति से कब्जा समाप्त हो जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।